नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। गोरखपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुई। 61 छात्रों के बीच डिग्रियां वितरित कर सम्मानित उनको किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित किया। छात्रों को बधाई दी गई, अच्छे भविष्य की कामना भी की गई। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ने स्वागत किया। गोरखपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुई। 61 छात्रों के बीच डिग्रियां वितरित कर सम्मानित किया गया। आदिकाल से चले आ रहे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अति प्राचीन काल से विख्यात रहा है। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ ने सैकड़ों वर्ष पूर्व अपनी आध्यात्मिक साधना से जिस धरा को आलोकित किया, वो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में, गोरखपुर के रूप में हम उसे जानते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा इस क्षेत्र की इस रूप में देश और दुनिया के अंदर अपने प्रकाश को बिखेरती है, इसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि देश के जितने भी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल हैं वह गोरखपुर के इर्द गिर्द स्थित है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर गोरखपुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संत कबीर की पावन निर्वाण स्थली मगहर गोरखपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन पावानगरी इसी गोरखपुर में मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इस देश के अंदर भारत की सनातन परंपरा के एक महत्वपूर्ण केंद्र अयोध्या श्री राम जन्मभूमि की बात करें तो मात्र 2 घंटे की दूरी पर यहां से अयोध्या और 2.5 घंटे की दूरी पर वाराणसी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा इस गोरखपुर में स्थित है। ऐसी महत्वपूर्ण धरा पर जो न केवल भारत की सनातन परंपरा की बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व भी करता है, देश की आजादी की लड़ाई में भी जिस धरा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आजादी के पूर्व भी और आजादी के बाद यह क्षेत्र शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से जिस विपन्नता का शिकार था, आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उस आर्थिक विपन्नता से उसे मुक्त करते हुए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को बरेली दौरे पर रही, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वे एक कार्यक्रम में शामिल भी हुए, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और विद्यार्थियों को संदेश दिया। क्या है वो संदेश, जानने के लिए आप रिपोर्ट देखिए। पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है।
ये बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने इन शब्दों का जिक्र भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह के दौरान दिया, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और उन विद्यार्थियों को बधाई दी जिन्होंने अपने करियर के रूप में इस विषय को चुना है। आप सब ने निरीह और बेजुबान पशुओं की चिकित्सा और कल्याण के क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुना है। मैं चाहती हूं कि आपके इस चुनाव के पीछे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भारतीय सोच का भी योगदान रहा है। आपके संस्थान का ध्येय वाक्य है सत्यात् संजायते ज्ञानम, जिसका भावार्थ है सत्य गुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि इसी भावना के साथ आपके यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की होगी और भविष्य में भी इसी मूल भावना के साथ कार्य करते रहेंगे। मेरी सलाह है कि जो भी आपके सामने दुविधा का क्षण हो, आप उन बेजुबान पशुओं के बारे में सोचिए जिनके कल्याण के लिए आपने शिक्षा ग्रहण की है। आपको सही मार्ग जरूर दिखाई देगा। इस दौरान सीएम योगी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने IVRI की सेवाओं का जिक्र किया, जिसका लाभ सिर्फ पशुधन को ही नहीं बल्कि अन्य जीवों को भी मिलता है। IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे, तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। खैर, ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। मुझे थोड़ी हिचक थी कि कैसे होगा, क्योंकि गौवंश बड़े पैमाने पर इसकी चपेट में आ रहे थे। खैर, उस समय के मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रुपाला जी से मैंने टेलीफोन से भी बातचीत की और उनका एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। IVRI ने अपनी वैक्सीन वहां पर लगाई और मैं ऐसे चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिले। लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन उत्तर प्रदेश ने, जो वैक्सीन इस संस्थान ने विकसित की, उसको उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने परीक्षण करके लगवाया और लंपी स्किन डिजीज पूरी तरह समाप्त हो गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और विद्यार्थियों के शोध का जिक्र करते हुए उन छात्र छात्राओं को संदेश दिया जो कुछ अंकों से मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। और वहां जमीन पर कैसे रिसर्च की जरूरत है ये तो देखें। आपका रिसर्च केवल पेपर लिखने के लिए नहीं है, आपके रिसर्च का रियल टाइम में लाभ मिलना चाहिए किसान को, पशुपालकों को। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे वैज्ञानिक निकले और कई नई जानकारियां मिली। हमने खेतों में देखा कि कई बार तो खेत में बैठा किसान भी वैज्ञानिक है। 300 से ज्यादा ऐसे प्रयोग किसानों ने किए। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन प्रयोगों को कैसे और साइंटिफिक तरीके से हम उनको और समृद्ध करके हम भेज सकते हैं नीचे। और जमीन पर जिस तरह की समस्या आ रही है, पशुपालन के बिना खेती लाभ का धंधा बन नहीं सकती। केवल फसलों से काम नहीं चलेगा,
इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक नया कॉन्सेप्ट, जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी हो, बाकी भी आयाम है उसके, इसलिए पशुपालन आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने अपने तरीके से अपने अपने विभागों में अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये है कि वही श्रेष्ठ काम किया हो उसको गोल्ड मेडल, अलग अलग प्रकार के मेडल मिलना चाहिए। और इसी वजह से कभी कभी मैं कहती हूं कि पहला क्रम और दूसरे क्रम में कोई खास अंतर नहीं होता है, 1-2 अंक का ही अंतर होता है। और इसी वजह से जिसको भी अवार्ड न मिला हो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको भी खुशहाली होनी चाहिए मित्रों। ये सालों से परंपरा चलती आ रही है दीक्षांत समारोह की, और करना भी चाहिए। शुभकामनाएं, प्रेरणा, मार्गदर्शन और आगे आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा मार्गदर्शन ऐसे समय में हम सब लोगों को, ऐसे वरिष्ठ लोगों से मिलता है। गौरतलब है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में आयोजित किए गए दीक्षांत समारोह में 640 छात्र छात्राओं को उपाधि और डिग्री देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 24 छात्राओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक भी प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कार्यक्रम में आए अन्य अतिथियों ने मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल देकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा पर निशाना साधा है। अखिलेश अपने गिरमान में झांके, सुरेश खन्ना की ओर से कहा गया। सपा के शासनकाल में असुरक्षित व्यापारी वर्ग था, ये उनकी ओर से कहा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा पर निशाना साधा है। अखिलेश अपने गिरबान में झांके, सुरेश खन्ना ने कहा सपा के शासनकाल में असुरक्षित था व्यापारी वर्ग, उनकी ओर से कहा गया है। निशाना साधते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है उन्होंने। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सपा पर निशाना साधा है, कहा कि अखिलेश अपने गिरबान में झांके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग जो था वो उस दौरान में सपा के शासनकाल में असुरक्षित था। की बात आज कर रहे हैं, वही वर्ग 2012 से 17 तक सबसे ज्यादा असुरक्षित और भयभीत था। रंगदारी, गुंडागर्दी और कमीशनखोरी समाजवादी व्यवस्था की रील थी। अपने शासनकाल में सपा मुखिया ने प्रदेश को एक जिला, एक वसूली भाई दिया था, जिसका काम व्यापारियों से धन उगाई कर सपा नेताओं के कोष को भरना था। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में आज प्रदेश का व्यापारी वर्ग एमएसएमई नीति, ओडीओपी योजना, इंटरनेशनल ट्रेड शो और उद्योग मित्र जैसी पारदर्शी नीतियों का लाभ उठाकर राज्य के विकास में सहभागी बन रहा है। संविधान हत्या दिवस पर चुप्पी साध देने वालों को वैसे तो आपातकाल के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सपा मुखिया जिस आपातकाल की बात कर रहे हैं, डबल इंजन सरकार ने वह आपातकाल सपा सरकार में रंगदारी, गुंडागर्दी और कमीशनखोरी करने वालों पर लगाया है, जिससे समाजवादियों का कोष खाली हो गया है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में आज किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रदेश के किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स या वसूली कर सके। वहीं प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर को कच्छ न जाने से रोके जाने पर रविवार को समर्थकों ने जमकर बवाल काटा, जिसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया और अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में जानिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रविवार को जबरदस्त बवाल हुआ है, जहां उपद्रवियों की भीड़ ने 2 घंटे तक प्रयागराज की सड़कों पर खुला तांडव किया और पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। इस दौरान उपद्रवियों ने एक तरफ जहां पुलिस टीम पर पथराव किया, वहीं उन्होंने डायल 112 की गाड़ी को भी पलट दिया। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा बवाल प्रयागराज में भीम आर्मी के चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने किया है। चंद्रशेखर आजाद कौशाम्बी जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रयागराज में ही रोक दिया। इसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने करछना में जमकर उपद्रव मचाया। बता दें कि अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब तक हिंसा में शामिल भीम आर्मी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।
सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकी उपद्रवियों की भी पहचान की जा रही है। हिंसा में शामिल आरोपियों पर NSA और गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। वहीं हिंसा के दौरान हुई सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से ही की जाएगी। देखिए, इस समय हम लोग करसना थाने के भड़ेबरा जगह पे हैं और यहाँ पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जैसा कि मैंने कल भी ब्रीफ किया था कि बहुत अल्प समय में जो उपस्थित पुलिस बल था और जो इवन आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे उन्होंने भी इसमें सहायता प्रदान की और बहुत ही अल्प समय में पूरे स्थिति पे जो है नियंत्रण कर लिया गया था। स्थिति बिल्कुल यहाँ पे सामान्य है, ट्रैफिक की स्थिति भी और आम लोगों की जो दिनचर्या की स्थिति है। इसके साथ साथ एहतियातन कुछ पर्याप्त मात्रा में ये जो पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। जो फोटो वीडियो के माध्यम से जो चिन्हित किए गए हैं उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जा रही है। करीब 50 से अधिक लोगों की इसमें गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और अन्य भी गिरफ्तारों के लिए बहुत सारी टीमें इस समय फील्ड में एक्टिव हैं। गौरतलब है कि इस मामले पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सफाई दी है और कहा कि बवाल करने वाले उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। अब देखना यह है कि इस मामले में जांच के दौरान आगामी दिनों में पुलिस की ओर से क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर संभल से, जहां पर बहजोई रोड पर फ्लाईओवर निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन से टोरंटो गैस की अंडरग्राउंड पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में बहजोई रोड पर फ्लाईओवर निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन से टोरंटो गैस की अंडरग्राउंड पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान फ्लाईओवर निर्माण में लगी जेसीबी मशीन पेड़ को उखाड़ने का काम कर रही थी। इसी दौरान मशीन की चपेट में आकर गैस पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन से सीएनजी गैस तेज दबाव के साथ रिसने लगी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। क्या मामला था ये पूरा? इसमें मामला ये था कि अभी जो जड़ें थी पेड़ की जो बची थी फ्लाईओवर के चक्कर में, एक जेसीबी मशीन वो उखेड़ रही थी। एकदम से आनंद फानंद में पूरी गैस का बहुत बड़ा लीकेज हुआ, पूरी आसमान तक गई, बहुत ऊंचे तक, और पूरा माहौल ऐसा हो गया एकदम से सब घरों में घुस गए अपने अपने और पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया और बहुत बड़ा हादसा होने से रहा। फोन किया गया, मैंने सीओ साहब को फोन किया था। फोन करने के बाद में उन्होंने तुरंत भेजा टीम को भी और एकदम से फिर टोरंटो को भी फोन किया गया, वो लोग भी आए। सूचना मिलते ही चंदौसी सीओ अनुज चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम भी घटनास्थल पर आए। सुरक्षा के मद्देनजर फायर ब्रिगेड की टीमें भी बुलाई गई। प्रशासन ने तुरंत टोरंटो गैस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर गैस रिसाव को बंद कराया, जिससे बड़ी दुर्घटना को टाला जा सका। चंदौसी एसडीएम आशुतोष तिवारी ने बताया है कि यहाँ फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है। पेड़ों की कटाई हो चुकी थी, जमीन के अंदर जड़ रह गई थी। उसे निकालते समय यहाँ टोरंटो की पाइपलाइन फट गई। तत्काल मौके पर आकर कंपनी से बात करके गैस रिसाव को रुकवाया गया। वहीं निर्देशित किया गया है कि वे जेई की देखरेख में काम करें, जिससे कोई आगे भविष्य में घटना न हो। यहाँ पे देखिए कि पहले से कुछ कार्य निर्माण कार्य चल रहे थे रेलवे के ओवरब्रिज का, जिसके कारण पेड़ों की कटाई पहले हो चुकी थी। अभी वहाँ कुछ जड़ें बची हुई थी, जिसके जेई साहब और कॉन्ट्रैक्टर मिलकर काम कर रहे थे। उसी के साथ साथ टोरेंट की गैस पाइपलाइन भी चल रही थी। तो अचानक से कुछ वहाँ पे जेसीबी के द्वारा खुदाई की गई, टोरेंट की गैस की लीकेज पाइपलाइन जो थी उसमें से लीकेज हो गया। तो हमने वहाँ से बातचीत हुई, यहाँ से पब्लिक ने बताया, हमने उस पर कार्य किया। टोरेंट वाले आ गए, मेन सप्लाई उसको बंद कर दी गई है अभी के लिए। और जी साहब को भी मैंने अवगत करा दिया कि अब जो भी कार्य करेंगे टोरेंट वालों से संपर्क करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए करेंगे, जिससे कि आगे के ऐसी दुर्घटना न हो। गौरतलब है कि गैस रिसाव रुकवाने के बाद मौके पर मौजूद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। साथ ही निर्माण कार्य में लगी कंपनी को निर्देशित भी किया गया है कि वे जेई की देखरेख में काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में अवैध झोपड़ियों पर एक्शन हुआ है। अवैध झोपड़ियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाकर प्रशासन की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई हुई है। कई झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है। लखनऊ से जानकारी, अवैध झोपड़ियों पर एक्शन देखने को मिला है। अवैध झोपड़ियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की गई है। कई झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर
प्रशासन का पीला पंजा चला है। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।